ठीक है, तो चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, सभी ने पढ़ा हुआ, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, बहुत ज्यादा स्लो नहीं जाना है हमें। मेन चीजें सब ध्यान से देखते चलेंगे, सब सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे। तो देख लें, सबसे पहले चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे सभी लोग कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच रिलीज हाइड्रोजन आयन। इस हाइड्रोजन आयंस को ध्यान रखेंगे। ठीक है, एसिड्स जो है, एसिड सब्सटेंसेस, वही सब्सटेंसेस को एसिड्स कंसीडर करते हैं जब उनको वाटर में डिसोसिएट करें या वाटर में डिसॉल्व करें तो कौन से आयन रिलीज करेंगे, आपके H+ आयन रिलीज करेंगे, तो एसिड्स होंगे। ठीक है, सेकंड है, यहां पर ध्यान देंगे, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। सभी को पता है हाइड्रोजन आयन जो है अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, पर फिर भी ध्यान रखना, रिवीजन क्लास है, यहां पर इसको ये एलोन एग्जिस्ट नहीं करता है, जो भी है इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं रखना। आपको ध्यान देना है कि जिसके पास हाइड्रोनियम आयन हो या H+ आयन हो, H+ आयन का मतलब हाइड्रोजन आयन, मतलब H+ लिखेंगे हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोनियम आयन मींस होता है H3O+। हाइड्रोनियम आयन का मतलब क्या होता है, H3O+। सर ये कैसे बना H3O+? मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जब आप एसिड को वाटर में डिसोसिएट करेंगे, मतलब डिजोल्व करेंगे, तो चलो एक एसिड का फॉर्मूला ले लो, HCl। HCl को आप वाटर में डिजोल्व करिए, वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O। अब देखिए H2O के साथ जब एसिड मिलेगा तो एसिड कौन सा आयन रिलीज करेगा, H+ आयन। तो जब H+ आयन H2O के साथ ऐड होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं H3O+। 3 हाइड्रोजन हो गए तो H3O लिख दिया, लेकिन इसके पास पॉजिटिव चार्ज था तो इस पॉजिटिव चार्ज को यहां पर बना दिया। अभी नॉर्मल तरीके से समझा रहे हैं, वैसे रियल में देखें तो ऐसा होता कि ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को देके खींचता है और अपने लोन पेयर देता है, इसलिए इसके पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो एसिड की डेफिनेशन है, एग्जाम्पल में दिए हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सब एसिड्स हैं आपके। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, एसिटिक एसिड भी होता है, फॉर्मिक एसिड भी होता है। मैं आगे अभी और भी चीजों को डिस्कस करेंगे, आगे और भी बढ़ेंगे अभी। ठीक है, इतना ध्यान रखें अभी पहले। फिर बेसिस को कैसे डिफाइन करेंगे, द सब्सटेंसेस डिसोसिएट इनटू वाटर एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन का क्या सिंबल होता है, OH-। ठीक है, तो जो भी सब्सटेंसेस डिजोल्व होकर के यदि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो बेसिस होंगे। ठीक है, द सब्सटेंसेस डिसोसिएट इनटू वाटर एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयन आर नोन एज बेस। बन जाएगा सभी से, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई इशू तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं खराब करना, मैंने पहले ही बोला है। अभी देखो ये आपको बताया हुआ कि जैसे एसिड्स की बात करते हैं तो एसिड को डिसोसिएट करते हैं तो 2 आयंस देगा, H+ और Cl-। यदि एसिड्स है तो H+ जरूर देगा, और H+ आयंस की बेस पे ही हम उसको एसिड्स बोल रहे हैं। जो बेसिस है, बेस में आपको कौन सा आयंस मिलेगा, OH- मींस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन कहीं पर भी मिल जाएगा, मतलब बेस है आपका। दूसरी चीज ध्यान रखेंगे, एसिड में कई बार हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+ आयंस मिलता है तो भी एसिड्स है। हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मींस सॉल्यूशन एसिडिक है। H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा, मतलब सॉल्यूशन आपका एसिडिक है। तो ये कंडीशंस भी बनती है, ये भी आ सकता है। ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज है, कोई स्पेशल नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ वाली है, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी की बेस पे सभी को मालूम है कि जो एसिड्स होते हैं इनका टेस्ट कैसा होता है, आपका सॉरेन टेस्ट। एसिड्स आर सॉरेन टेस्ट, और बेसिस कैसे होते हैं आपके, बिटरेन टेस्ट। एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब तक एसिड्स को वाटर में डिजॉल्व नहीं करेंगे। वाटर में डिजॉल्व नहीं करेंगे मतलब H+ आयन नहीं बनेंगे, और H+ आयन नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी करेंगे जब ये H+ आयन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप वाटर में HCl को डिजॉल्व करेंगे तो H+ आयन रिलीज करेगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी। जो बेसिस होते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, सेम है, ऐसे बेस को ही डिजॉल्व करेंगे, मतलब आयोनाइज करेंगे। जब तक आयंस नहीं बनेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होता क्या है एक्चुअली में, जब हम एसिड या बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो डिजॉल्व करने से आयंस बनते हैं। यदि एसिड है तो H+ आयन बनाएगा, हाइड्रोजन आयन। यदि बेस है तो हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट आयंस भी बनेंगे। तो जो भी आयंस बनेंगे उन्हीं आयंस की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। थर्ड क्या लिखा है आपके पास, फिर टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड्स होते हैं यदि इनमें ब्लू लिटमस को डिप करें तो कौन सा कलर आ जाता है आपके पास, रेड। और यदि रेड लिटमस को डिप करें, ध्यान से सुनना,
एसिड्स में यदि रेड लिटमस को डिप करते हैं तो कौन सा कलर आएगा? रेड, मतलब नो चेंज। हमने बोला रेड लिटमस को एसिड में डिप करना है, रेड लिटमस को एसिड में डिप करना है तो नो चेंज मींस रेड ही कलर रहेगा। पर ध्यान रखना यदि हम रेड लिटमस को बेस में डिप कर दें तो फिर कौन सा कलर मिलेगा आपको? ब्लू कलर मिलेगा। बन जाएगा सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर लेंथी है, टाइम कम है। अभी डाइल्यूट का दिया हुआ, इसमें डाइल्यूट एसिड्स या डाइल्यूट बेसिस क्या होते हैं लगभग सभी को मालूम है, फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे, फिर भी एक बार इसको रिवाइज करेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है। तो डाइल्यूट एसिड्स क्या होंगे? डिक्रीज इन हाइड्रोनियम आयन। डाइल्यूट एसिड में मतलब वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है और जो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होती है वो कैसी होती है? आपकी कम होती है। समझ में आ रही बात? जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा हो या हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो, डाइल्यूट एसिड है। यहीं पर यदि मैं बात करूं कि हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत हाई है तो उस एसिड को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्संट्रेटेड एसिड। कौन सा बोलेंगे? कॉन्संट्रेटेड एसिड, जिसमें H प्लस आयंस ज्यादा होंगे। H प्लस आयंस ज्यादा होने का मतलब वाटर का अमाउंट कम और एसिड का अमाउंट कैसा? ज्यादा। एसिड ज्यादा होगा तो कौन से आयंस ज्यादा होंगे? H प्लस। उसी के बेस पे तो एसिड बेस को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। आगे देखें, डाइल्यूट बेस क्या होंगे? जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। जिसमें भी हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी वो बेसिस होंगे, सभी को ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखें, डिक्रीज हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, ज्यादा ध्यान नहीं देना। और जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स में हमेशा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डाइल्यूट एसिड में हाईली, समझना फिर से, जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं मतलब एसिड को डाइल्यूट करते समय पहले वाटर लेते हैं और वाटर में थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हम लोग एसिड को ऐड करते हैं। पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी आता भी है पेपर में, कि ऐसा करते हैं एसिड ले लें और उसमें वाटर ऐड करें। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यदि ऐसे डाइल्यूट करेंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसपे यहां लिख के दिया है। और बेस में भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाईली तो नहीं होती बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट उसकी तरफ। जिसने पढ़ा है अच्छी बात है, जिसको कोई डाउट आता है कहीं बार तो आप पूछ सकते हैं, और जिसने नहीं पढ़ा या कुछ चीजें छूट रही होंगी तो आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसके बाद है आपके पास वीक एसिड। अब आगे जैसे चलते हैं तो क्लासिफिकेशन आ जाता है और क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग बेस, या केस बेस का क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, तो आ जाएगा क्वेश्चन आपका कि राइट टू एग्जांपल्स ऑफ वीक एसिड, राइट टू एग्जांपल्स ऑफ वीक बेस, या राइट टू एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो भी पूछे उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, कम से कम एटलीस्ट 2 एग्जांपल सभी के याद रखना है, 2 एग्जांपल सभी को याद होना चाहिए और सभी के याद होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखें, यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड की जब बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज करेंगे, कम नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज H प्लस आयंस रिलीज करेंगे। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है आपके पास? HCl, और लिख दूं मैं H2SO4, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एक और एग्जांपल लिख देता हूं, HNO3, दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स। समझ में आ रही बात? आप वहां पर देखें वीक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, तो वीक एसिड जो रिलीज लेस हाइड्रोजन आयन, वीक होंगे, कम रिलीज करेंगे। और इसमें आपके पास लिखा है एसिटिक एसिड, मे भी ऑप्शन में एसिटिक एसिड ना लिखा हो और लिखा हो इथेनोइक एसिड। अच्छे से समझ लो, मैं सारी चीजों को बताते जा रहा हूं। इथेनोइक एसिड, तो एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड दोनों एक ही चीज है, सभी को समझ में आ गया? एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड एक ही चीज है। दूसरा वीक एसिड लिख देता हूं मैं यहां पर, फॉर्मिक एसिड। क्या लिख देता हूं? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड का नाम होता है मिथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड का नाम होता है इथेनोइक एसिड। दीज टू एसिड्स आर अ वीक एसिड्स, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? आपके वीक होते हैं। याद रहेगा सभी को, एग्जांपल आ जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फिर आता है अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड आया था, अब स्ट्रॉन्ग बेस आएगा। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब जो ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करेंगे, तो उनको हम लोग बोलेंगे कैसे? स्ट्रॉन्ग बेस। और जो बेस आपके OH आयंस कम, लेस OH आयंस मींस हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे वीक बेस। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान से देखें,
फिर से मैंने वहीं पे आता हूं कि एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। तो 2 स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल याद रखें जो कॉमन है। एक तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा लिख सकते हैं यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और भी होते, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये दोनों आपके ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों को याद रखना है। ठीक है, यहां पर जब हम आते हैं वीक में, तो वीक बेस में एक एग्जांपल मिलता है आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसका मोस्टली एक ही एग्जांपल हम लोग देखने को मिलता है। और कोई बताएगा दूसरा एग्जांपल वीक बेस का? वैसे एक में काम हो जाता है इसका। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, इसको याद करके रखेंगे और पेपर में आएगा तो लिख के आएंगे। ठीक है, बन जाएगा सभी से। चले आगे बढ़ते हैं। 7:20 हो जाए तो मुझे बता देना, कल लेट हो गया था, मैं 7 बजे जाना था मुझे कल। आज भी 7 बजे चला जाऊंगा मैं, तुम तो टाइम बताना 7 बजे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब कॉमन एसिड्स की बात करते हैं। कॉमन एसिड्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, जो नेचुरल, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, है ना, डेली लाइफ में जो यूज करते हैं। फर्स्ट है आपका विनेगर। विनेगर जो होता है मतलब एसिटिक एसिड को ही बोलते हैं। और इसके सोर्स क्या देखें, आज देखते जाए बेटा, बात नहीं करेंगे, पीछे बात नहीं करें। इसके सोर्स क्या होते हैं? तो सोर्स क्या है इसका? लेमन। ठीक है, लेमन इसका सोर्स होता है। और एसिड के इसका केमिकल नाम क्या होता है आपका? साइट्रिक एसिड। फिर से ध्यान से देखें बेटा, साइट्रिक एसिड। देखो विनेगर जो है, विनेगर सोर्स है किस चीज का? एसिटिक एसिड का। विनेगर जो सोर्स है एसिटिक एसिड का है। इसी तरह से लेमन का जो सोर्स, लेमन से मतलब जो एसिड मिलता है कौन सा मिलेगा? सिट्रिक एसिड। अच्छा, लेमन में ऑरेंज भी आप ले सकते हो। इसमें ऑरेंज मतलब जितने भी खट्टे वाले जो भी आपके फ्रूट्स होते हैं उसमें आप ले सकते हैं कि ये कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, साइट्रस फ्रूट्स मतलब समझ गए सभी लोग, जितने भी खट्टे वाले फ्रूट्स हैं उनको बोलते हैं हम लोग सिट्रस या साइट्रस, जो भी पढ़ना, सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं। सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनमें कौन सा एसिड मिलेगा आपको? इमली को छोड़ के। ठीक है, आगे देखें। टोमेटो में मिलेगा आपको ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से जो आपकी हल्दी होती है, कि इमली लिखा है, इमली का है। ठीक है, तो इसमें होता है आपका टार्ट्रिक एसिड। क्या होता है आपका? टार्ट्रिक एसिड, याद रखेंगे। और आगे आते हैं ऑरेंज में। ऑरेंज में भी क्या हो गया? प्लीज बात नहीं करें, मैंने पहले बोला लाइव क्लासेस है, बात बिल्कुल नहीं करें। क्या है? नहीं, लाइव भी चल रही हो, आप टेंशन मत लो। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट यहां पर ध्यान देंगे बेटा, बात बिल्कुल नहीं करें। ऑरेंज जो है, मैंने पहले बोला जितने भी आपके खट्टे वाले फ्रूट्स है सभी में कौन सा एसिड होता है आपका? सिट्रिक एसिड, कॉमन है ना। तो ऑरेंज में भी यही मिलेगा। और जो कर्ड है आपका, कर्ड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्रूट्स थोड़ी, मैंने बोला साइट्रस फ्रूट्स के लिए बोला है सिट्रिक एसिड, इसके लिए थोड़ी बोला। कर्ड में कौन सा एसिड मिलता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो सोर्स भी दिए हैं, सोर्स के साथ आपको नाम भी दिए हुए हैं, आपको याद रखना है। एक चीज और ऐड करेंगे, हो सकता है आगे दिया होगा अभी आपका, जो आंट स्टिंग होती है या जो बी होती है, इसमें मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मिथेनोइक एसिड? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड लिख के आएगा तो ठीक है, नहीं लिख के आया तो आपको पहचानना पड़ेगा HCOOH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिथेनोइक एसिड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिथेनोइक एसिड। इसको अदर फॉर्म में भी लिख सकता है, ध्यान देंगे, बात नहीं करें, मैंने बोला बात बिल्कुल मत करो। इसको अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख के आ सकता पेपर में, HC_OOH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मिथेनोइक एसिड। तो सीबीएसई वाले तो बिल्कुल अवेयर रहेंगे, लेकिन एमपी बोर्ड वाले भी ये मत सोचे कि नहीं आ सकता। आपके में आ जाएगा पेपर में, राइट IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, और उसमें ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा और बनते हुए भी आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना, अभी बन जाएगा सभी से। कैसे पढ़ेंगे इसको? HCOOH मिथेनोइक एसिड है ना। और यदि यहीं पर हम लोग H के प्लेस पे CH3 रख देते हैं, H के प्लेस पे यदि हमने CH3 C_O और OH लिख दिया, तो दिस इज 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन मींस इथेनोइक एसिड, 1 कार्बन वाला एसिड मींस मिथेनोइक एसिड। बस 2 से ज्यादा तीसरा नहीं पूछेगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पीछे बिल्कुल बात नहीं करें। इसी चैप्टर्स में आते हैं आपके पास इंडिकेटर्स, है ना। अब ध्यान से देखें, सभी लोग बाइक चलाते हैं, लेफ्ट जाना या राइट जाना तो तुरंत हम लोग इंडिकेटर ऑन करते हैं। तो इंडिकेटर्स का काम होता है, ये इंडिकेट कराता है कि जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा, बाइक चला रहा, वो जाएगा किस साइड में। सेम
सेम यहां पर उसी को अप्लाई करें हम कि इंडिकेटर्स क्या करते हैं, जो भी लेबोरेटरी में हमें सॉल्यूशन दिए हुए हैं, गिवन सॉल्यूशंस हैं, उनमें से किसका नेचर एसिडिक है, किसका नेचर बेसिक है, किसका नेचर न्यूट्रल है, ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स की हेल्प से मिलती है। तो थोड़ी सी देख लें डेफिनेशन इंडिकेटर्स की क्या है। इंडिकेटर्स सबस्टेंसेस दैट टेल अस वेदर आर सबस्टेंसेस एसिडिक, मतलब मान लो दो टेस्ट ट्यूब दे दी आपको, दो टेस्ट ट्यूब आपको प्रोवाइड करा दी, कौन से टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है एसिडिक है और कौन से टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन आपके पास बेसिक है, जो ये इंडिकेट कराए वही क्या होते हैं हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। समझ में आ रही बात। अब ध्यान से देखें, इंडिकेटर्स की जैसे हम बात करते हैं तो कैसे इंडिकेट कराते हैं, या तो कलर को चेंज करते हैं, बेसिक चेंज, या तो कलर को चेंज करेंगे या फिर स्मेल को चेंज करेंगे, या तो कलर चेंज के बेस पे हम लोग वो करेंगे उसको, या स्मेल के बेस पे समझेंगे। ठीक है, जैसे इंडिकेटर्स को ऐड करेंगे एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में, तो मे बी कि उसमें से स्मेल चेंज हो जाए, पहले कोई स्मेल ना आ रही हो, लेकिन जैसे ऐड करें तो उसमें स्मेल आने लग जाए, तो उसके बेस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या कलर चेंज के बेस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही चीजें सभी को। आगे देखें, अब जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ लिटमस सॉल्यूशन, आपने देखा होगा लिटमस पेपर, मैडम ने दिखाया भी, रखे भी हैं लिटमस पेपर, तो आपने लिटमस पेपर देखा होगा, लेकिन लिटमस सॉल्यूशन होता है, लिटमस सॉल्यूशन जो होता है लाइकेन नाम का प्लांट होता है, इंग्लिश में हो सकता है कोई लाइचेन पढ़ता हो, बट ध्यान से सुनेंगे, लाइकेन का प्लांट होता है, लाइकेन प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस सॉल्यूशन को। वो कलर वगैरह तो बाद में बनाते हैं, तो कई बार इसका सोर्स पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ अ लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, तो ध्यान रखना है, इसका सोर्स जो होता है लाइकेन प्लांट होता है। कौन सा प्लांट, लाइकेन प्लांट, या जिससे लिखते नहीं बने तो लाइचेन प्लांट सीधे पढ़ो। ठीक है, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये लाइचेन प्लांट इसका सोर्स होता है। आगे देखते हैं, बस बात नहीं करें, मैं बार बार बोल रहा हूं, बात बिल्कुल ना करें, ठीक है, नहीं तो सब पढ़ लिया है। अब बता रहे हैं, अभी और आगे आएगा तो बता दे रहे हैं, लाइचेन प्लांट होता है, ये बता रहे थे, ये लाइकेन प्लांट होता है, इस प्लांट से लिटमस सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कुछ इंडिकेटर्स रेड कैबेज से बनाए जाते हैं, कुछ इंडिकेटर हल्दी से बनाए जाते हैं, ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स आपके चाइना रोज से बनाए जाते हैं, गुड़हल का जो जासून का जो फूल होता है उसके पेटल्स से बनाए जाते हैं। तो इसी तरीके से जो लिटमस सॉल्यूशन होता है उसको कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, लाइकेन से। किससे करते हैं, लाइकेन से। तो ये बता रहे थे, हम बात नहीं करें, ध्यान से देखें। अब जो सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, इंडिकेटर्स होते हैं, इसके 3 टाइप्स है मेन। फर्स्ट जो टाइप्स है आपके पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, द इंडिकेटर्स विच इज टेस्टेड बाय स्मेल, जिस इंडिकेटर्स को स्मेल के बेस पे जब हम लोग टेस्ट करते हैं कि ये हमारे पास एसिडिक है या बेसिक है, तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या बोलेंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। और यदि डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में ध्यान से देखें, सबस्टेंसेस दैट चेंज इट्स ऑर्डर इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। मयूर प्लीज बात नहीं करें। जैसे आपको 2 टेस्ट ट्यूब दे दी गई, आपको 2 टेस्ट ट्यूब दी गई, दोनों में कोई भी सॉल्यूशन था नहीं पता, एक में एसिडिक सॉल्यूशन था, एक में बेसिक सॉल्यूशन था। जैसे ही आपने उसमें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को ऐड किया, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को जैसे ही उसमें ऐड किया, तो ऐड करने के बाद उसकी स्मेल चेंज हुई, और स्मेल चेंज होने से पता चल जाएगा कि एसिडिक है या बेसिक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के 2 एग्जाम्पल है, किसी को मालूम है क्या ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के एग्जाम्पल? एक तो अनियन हो गया, ठीक है, क्लोव ऑयल, मतलब चले ध्यान से सुन ले, एक तो लौंग का तेल जिसको बोल रहे हैं वो लोग, ठीक है, और दूसरा अनियन होता है, ये दोनों होते हैं। इनको जब ऐड करते हैं तो इसके बेस पे जो ऑर्डर चेंज होता है, मतलब इंडिकेट कर देते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नाम। दूसरा देखें नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है आपका टर्मरिक, दूसरा आता है लिटमस, और लिटमस को किससे ऑब्टेन किया जाता है? लाइकेन से। मैंने पहले बोला हिंदी में लाइकेन पढ़ते हैं, इंग्लिश में आपको स्पेलिंग सही लिखना है तो लाइचेन पढ़ लें इसको, ठीक है। ये जो पढ़ना हो मतलब नहीं, मुझे मतलब है सही स्पेलिंग लिखिए। यदि एमसीक्यू में, देखो एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, और आप यदि परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन कहीं पर भी देखेंगे तो इस चैप्टर के एमसीक्यू में जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि जो सोर्स होता है, किसका सोर्स होता है? लिटमस सॉल्यूशन का, वो क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे इसका सोर्स होता है लाइचेन, और ये एक प्लांट है। क्या है आपका? एक प्लांट। आगे देखें, थर्ड टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स।
सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब जिनको हम लोग खुद लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं उनको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। इसमें से आता है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है आपके पास फिनोप्थिलीन। अच्छा, मिथाइल रेड भी आता, ध्यान रखेंगे, मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल रेड होता है और फिनोप्थिलीन इंडिकेटर्स होते हैं। तो दीज आर द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब एमसीक्यू में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है, तो यू शुड आइडेंटिफाई दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। बन जाएगा सभी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से हैं, इस तरीके से भी आ सकता है, पूछ सकता है पेपर में, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। बन जाएंगे सभी से। अभी मैं पूछूंगा, अभी चेक करूंगा, किसी ने किसी से पूछूंगा। अब ध्यान देना है आपको कि चलिए इतने इंडिकेटर्स तो पढ़ लिए, लेकिन किसके साथ, एसिड में कौन से इंडिकेटर को ऐड करेंगे और कौन सा कलर आएगा, ये ध्यान रखना आपने को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेड लिटमस। लिटमस सॉल्यूशन एक नॉर कॉमन हो गया। अब जो लिटमस सॉल्यूशन होता है उसी को हम लोग दो में डिवाइड कर लेते हैं। दो में मतलब कुछ में रेड कलर डाल करके रेड लिटमस बना लिया, कुछ में ब्लू कलर डाल करके ब्लू लिटमस बना लिया। तो अपने पास जो लिटमस सॉल्यूशन थे ये दो कैटेगरी का हो गया, एक हो गया आपके पास रेड और दूसरा हो गया ब्लू। तो ध्यान से देखेंगे, जब रेड लिटमस इंडिकेटर्स को हम लोग यहां पर देखें, नेचुरल कलर कैसा होता है इसका, रेड, और एसिड्स में ऐड करते, मैंने पहले बोला था, जब ध्यान से सुनेंगे बेटा, जब नेचुरल मतलब रेड लिटमस सॉल्यूशन को आप एसिड में ऐड करेंगे, एसिड की प्रॉपर्टी होती है ब्लू से क्या करना, रेड करना, ब्लू से क्या करना, रेड। लेकिन आप रेड लिटमस को एसिड में ऐड कर रहे हैं तो उसका कलर कैसा रहेगा आपका, रिमेन सेम। कैसा रहेगा, रिमेन सेम, मतलब रेड ही रहेगा। लेकिन यदि आप बेस में ऐड करते हैं तो कलर कैसा मिल जाएगा आपको, ब्लू। यदि बेस में आप ऐड करेंगे रेड लिटमस को तो इसका कलर जो हो जाएगा ब्लू कलर का हो जाएगा। जस्ट अपोजिट अपने पास होता ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस का जो नेचुरल कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लू। मतलब यदि इसका कंटेनर दिखाएं, इसकी जो जिस बॉटल में आता है उस बॉटल को दिखाऊंगा तो इसका नेचुरल कलर आपको ब्लू लगेगा। लेकिन जब मैं इसको एसिड में ऐड करूंगा तो एसिड में ब्लू को कौन से कलर में टर्न करेगा, रेड में कर देगा। और यदि बेस में ऐड करेंगे तो कैसा होगा, रिमेन सेम, मतलब कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, यहां पर ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है। आगे ध्यान रखेंगे, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर की जब बात करते हैं तो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है पानी जैसा। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड जैसा। लेकिन जब इसको एक आपका नेचुरल कलर है जो उसका कलर होता है, लेकिन जब इसको हम एसिड में ऐड करते हैं तो एसिड में ऐड करने में कोई भी कलर नहीं मिलता, मींस वी कैन से दैट इट इज अ कलरलेस, है ना। क्या कह सकते हैं, इट इज अ कलरलेस। लेकिन जब हम फिनोप्थिलीन को बेस में ऐड करते हैं तो जैसे बेस में ऐड करते हैं तो पिंक कलर मिलेगा। कैसा कलर आएगा, पिंक कलर। तो याद रखना है, इस सिलेबस में एनसीईआरटी में भी है। नेक्स्ट इंडिकेटर होता है आपके पास मिथाइल ऑरेंज। कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज। नेचुरल जो कलर होता है इसका रेडिश ऑरेंज होता है। कैसा होता है, रेडिश ऑरेंज। और जब इसको हम एसिड में ऐड करते हैं तो एसिड में रेड कलर देता है। कौन सा कलर, रेड कलर, ठीक है। और जब बेस में ऐड करते हैं तो इसका कलर कैसा आता है, येलो कलर। बेस में जब ऐड करेंगे तो इसका कलर मिलता है हमें येलो कलर। ये चीजें ध्यान रखना, इस टेबल को थोड़ा सा याद रखेंगे सभी लोग, जिनको नहीं है याद, ये जिनको याद है तो और अच्छे से याद रख लें, दोबारा और अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इसके पहले भी पढ़ा है आपने। ये लिटमस टेस्ट बताया भी है करके, खैर इतना ज्यादा इसमें टाइम खराब नहीं करना है हमें। अब इसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ये सभी ने पढ़ा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात करें चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके में, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, मैं बता भी दूंगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कि एसिड की रिएक्शन मेटल से कराना। रिएक्शन विथ मेटल, कोई भी एसिड हो, चाहे HCl ले लो आप, चाहे H2SO4 ले लो, नाइट्रिक एसिड को छोड़ करके, HNO3 को अभी हम नहीं लेंगे। बाकी यदि एसिड्स की बात करें तो एसिड्स को ले लें और एसिड्स की रिएक्शन यदि मेटल से कराएं, जैसे देखें ध्यान से यहां पर कि वी हैव टेकन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टेड विथ जिंक मेटल, है ना, इट विल फॉर्म जिंक क्लोराइड मींस सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंस या विच गैस विल बी इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। जब एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रही बात। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स, सुन ले बेटा ध्यान से,
व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर एडेड इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करेंगे तब क्या होगा, तो आंसर बताना पड़ेगा कि व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर एडेड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, देन जिंक क्लोराइड विल बी फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है आपके सिलेबस में, एक्सपेरिमेंट भी पॉप साउंड वाला, वो भी देख लेंगे अभी हम लोग। सेकेंड ध्यान से देखें, बात बिल्कुल ना करें। फर्स्ट हो गई रिएक्शन आपकी कि जब एसिड की रिएक्शन किससे कराना है, मेटल से। जिन लोगों को रिएक्शन लिखना नहीं आता, रिएक्शन लिखना नहीं बनता, वो लोग ध्यान से सुन ले, चाहे कोई भी बोर्ड वाले हो। यदि नहीं बन रहा है तो आप ना मामा से काना मामा बोलते हैं ना कि अच्छा होता, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपसे रिएक्शन नहीं बन रही तो आप इसको याद रख लें। किसको याद रखना, ध्यान से देखें, यहां पर बात नहीं करें, सुनते जाएं। आपको ध्यान रखना है, यहां पर आप लिखिए एसिड प्लस मेटल, कोई भी एसिड हो सकता है, कोई मतलब नहीं, याद है नहीं, बनता तो है नहीं, सिंबल लिखते तो आप तो एसिड लिख दो, और फिर साथ में क्या लिख दो, मेटल, और एरो लगा के यहां पे क्या लिखोगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इतना लिख दो, काम हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं 2 नंबर का तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 0 हो जाएगा या नील हो जाएगा। तो जिन लोगों को नहीं बनता, कोई भी बोर्ड वाले यदि नहीं बन रहा तो आप बिल्कुल खाली मत छोड़िए, आप एग्जाम्पल जरूर दीजिए। एग्जाम्पल में लिखिए एसिड प्लस मेटल, ये बनाएंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन ध्यान रखना, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट से, जब एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती। अभी कौन सी गैस रिलीज हुई थी आपकी, हाइड्रोजन। तो ध्यान रखना, जब मेटल से रिएक्ट करेगा एसिड तो हाइड्रोजन गैस, जब मेटल कार्बोनेट से करे, कार्बोनेट जहां पर भी आए मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, उसके नाम से क्लियर। तो जब एसिड आपका मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट तो बनेगा, वाटर भी बनेगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। जैसे यहां पर एग्जांपल लिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ जो सॉल्ट बनता है सोडियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन चीजों को। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग, यहीं पे और ध्यान रखना, यदि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन होगी तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ये मेटल कार्बोनेट है, ये मेटल कार्बोनेट है अभी आपका। यहां पर हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे सोडियम का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखना हो तो लिख सकते हैं NaHCO3। 9th क्लास में मैडम ने आपको पढ़ाया था HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसके साथ सोडियम का फॉर्मूला बनाए, इसके साथ कैल्शियम का फॉर्मूला बनाए, जिसका भी ये नॉन मेटल्स मतलब एनायनिक चार्ज है इसके पास, तो कोई भी मेटल जब इसके साथ ऐड करेंगे और जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का बनेगा। ठीक है, और ये मेटल कार्बोनेट है, तो इसको याद रखेंगे आप सभी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शंस दी हुई है आपकी, ये वही दी हुई है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट वाली। यहां पे मैं एसिड ले लिया, एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहां पर भी किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ध्यान रखें, मैं फिर से बता रहा हूं, जिन बच्चों को नहीं बनती पहले तो ट्राई करिए कि केमिकल रिएक्शन ही लिखना है एग्जाम में, और यदि केमिकल रिएक्शन नहीं लिख पा रहे एग्जाम में तो एटलीस्ट इतना ध्यान दें कि ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को लिख के आ जाए, स्टेटमेंट को लिख के आ जाइए। यदि नहीं बन रहा, नहीं लिख पा रहे हैं आप तो सभी लोग, ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखते हैं, एसिड मेटल ऑक्साइड से जब रिएक्ट करेंगे, एसिड जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, वाटर। क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, बन जाएगा इतना। एक और रिएक्शन होती हो सकता है आगे दी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, या कह सकते हैं न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे मिलेगी अभी हमें, अभी हमने एसिड की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है, अभी बेस की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, इसके बाद एसिड बेस की रिएक्शन मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। बेस में ज्यादा रिएक्शन नहीं है, ध्यान रखेंगे, बेस में ज्यादा रिएक्शन नहीं है, ना ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, 1-2 प्रॉपर्टी बस है ना। एक फर्स्ट जो प्रॉपर्टी ध्यान से रखेंगे, जो बेस है, जब बेस की रिएक्शन मेटल से होगी तो सॉल्ट यहां पर भी बनेगा और यहां पर भी कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। मतलब एक बात तो कॉमन मिल गई हमें कि चाहे हम एसिड की रिएक्शन मेटल से करें या बेस की रिएक्शन मेटल से करें, दोनों ही केस में सॉल्ट बन रहा है और सॉल्ट के साथ कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस। मतलब रिएक्शन नहीं बनेगी तो आप ये स्टेटमेंट तो लिख सकते हैं,
कि सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना है वहां पर। लेकिन बेस की बात है तो बेस में आप ध्यान से देखें, NaOH बेस ले लिया, जिंक के साथ रिएक्शन कराई है, तो यहां पर जो बेस बनता है वो सोडियम जिंकेट बनता है और उसका फॉर्मूला ये होता है सोडियम जिंकेट का Na2ZnO2। Na2ZnO2 दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट। और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये अकेली इकलौती रिएक्शन है आपके सिलेबस की, इकलौती रिएक्शन है आपके सिलेबस की जहां पर बेस की रिएक्शन हम लोग मेटल से कराते हैं। किससे कराते हैं? मेटल से। इकलौती रिएक्शन है, इसके अलावा कोई भी रिएक्शन नहीं लिखी आपके एनसीईआरटी वगैरह में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहां पर सोडियम जिंकेट बनता है। आगे है सॉल्ट, वो भी सॉल्ट है। सॉल्ट का मतलब केवल NaCl नहीं, NaCl तो कॉमन सॉल्ट है ना। इसके अलावा जितने अभी पढ़ रहे हैं सब सॉल्ट ही है। कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जितने भी हैं सब सॉल्ट है, ठीक है ना। कुछ सॉल्ट एसिडिक होते हैं, कुछ सॉल्ट बेसिक होते हैं, कुछ सॉल्ट आपके बहुत ज्यादा मतलब कह रहे न्यूट्रल होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो न्यूट्रल सॉल्ट, जैसे कॉमन सॉल्ट की बात करें, दैट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, जिसका पीएच कितना आएगा? 7, है ना। जिसका पीएच 7 आएगा तो न्यूट्रल सॉल्ट है। फिर सेकंड दिया है यहां पर क्वेश्चन, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। यदि बेस की रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से करते हैं तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और इसके अलावा आप कोई भी रिएक्शन नहीं है आपके पास बेस की। बेस वही है कॉमन सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कल भी पढ़ी है रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर आपका अलग हो जाएगा। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? लाइमस्टोन। यही मार्बल का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? मार्बल का भी फॉर्मूला यही होता है। मैंने बताया था नेक्स्ट आएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी ध्यान रखना, जब आप एसिड की रिएक्शन किससे करेंगे? बेस से। When acid reacted with base then forms salt and water, this reaction is known as a neutralization reaction। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है आपके सिलेबस में, इकलौता एग्जाम्पल, इसी को पढ़ के रखना है, HCl प्लस NaOH। HCl प्लस NaOH, तो यहाँ का Na और यहाँ का Cl, NaCl एक सॉल्ट बन जाएगा, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, और जो वाटर है आपका ये सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बन जाएगा सभी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये शॉर्टकट तरीके से हमने एसिड और बेस को रिवाइज किया है। नेक्स्ट आता है सॉल्ट। सॉल्ट्स में देखें, बात नहीं करो, बार बार बोल रहे हैं, बात बिल्कुल मत करो, सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ, है ना। यदि रिवाइज कर लोगे तो घर में कम पढ़ना पड़ेगा, फायदा आपका, हमारा थोड़ी। यदि यहां बैठ के 2 घंटा ऐसी चीजें रिवाइज कर ली तो घर में नहीं पढ़नी पड़ेगी फिर केमिस्ट्री। सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट में ध्यान से देखें, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द मेटल। इतनी डिफिकल्ट डेफिनेशन आपको नहीं पढ़ना, आपको तो सिंपल बताना है कि व्हेन एसिड इज रिएक्टेड विथ बेस देन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट की डेफिनेशन आप सिंपल से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया? एक तो NaCl दिया है और एक दिया आपका Na2SO4। क्या और एग्जाम्पल हो सकते हैं सॉल्ट के? बेटा ध्यान से सुने सभी लोग, 1 मिनट देखो, अभी ध्यान से फिर से सुने। हजारों लाखों सॉल्ट है, सब सॉल्ट लिख सकते हो। इसने थोड़ी बोला कि न्यूट्रल सॉल्ट लिखना, यहां पे थोड़ी बोला कि न्यूट्रल सॉल्ट लिखना, आपको सॉल्ट बस लिखना। मेरी बात सुनना, जब हम एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। पहले अच्छे क्लियर से समझ लें, क्लियर से समझा लें कॉन्सेप्ट। जरूरी नहीं कि जो सॉल्ट बन रहा है उसका पीएच 7 होगा। आप एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं, मतलब उस रिएक्शन का नाम क्या देंगे आप? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जब एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं तो उस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सॉल्ट बनेगा उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में उसका पीएच 7 हो। 7 होना जरूरी नहीं, क्योंकि सॉल्ट जो बनेगा, फिर से ध्यान से सुने, एसिड बेस को मिक्स किया है, एसिड बेस को मिक्स करने की जो प्रोसेस है वो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और उसमें जो सॉल्ट है वो एसिडिक भी बन सकता है, बेसिक भी बन सकता है और न्यूट्रल भी बन सकता है। उसी को कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे फिर पीएच स्केल समझाई जाती है, इसीलिए पीएच स्केल बताई जाती कि जो सॉल्ट है उनका पीएच अलग अलग हो सकता है, नेचर अलग अलग हो सकता है, तो उसको लेकर के पीएच स्केल को समझते हैं हम लोग फिर आगे। कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी, मतलब जो सोडियम क्लोराइड होता है इसको हम लोग जहां से भी निकालते हैं, देख लेंगे आप लोग इसको। बात नहीं करें, इसका वो कहां गया?
ठीक, चले आगे देखें फिर। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड। ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन कहीं पर भी पूछा जा सकता है। जितने मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है आपका? बेसिक। मतलब जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे उनका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। ये दो चीजें याद रखें, 2 पॉइंट काम के, बाकी जो क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं, बाकी क्या लिखी है थ्योरी अंदर मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 लाइन याद रखेंगे कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक। ठीक है, ये ध्यान रखना। वैसे वही लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है। चले पीएच स्केल की बात कर लेते हैं। पीएच स्केल में पीएच लिखा है, और पीएच स्केल जो है डिनोट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन दे दिया गया आपको, पीछे बात नहीं करें, वंश आपसे पूछने वाले आंसर ध्यान रखना आप। वही क्वेश्चन में बोलने वाला था, ये नहीं बोलना है कि हमने कुछ नहीं किया है। हम पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, कुछ करने न करने से कोई मतलब नहीं है हमें कि आप कुछ करोगे तभी आंसर पूछेंगे। चले ध्यान दें, यहां पर बात नहीं करें। इधर भी बात नहीं करो। एक कंटेनर है आपके पास, इस कंटेनर में H+ की कंसंट्रेशन कितनी, मतलब हाइड्रोजन की कितनी कंसंट्रेशन है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो फिर उसको पढ़ेंगे। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है, इसको हम लोग बोलते हैं पीएच के बेस पे समझते हैं। ध्यान से समझना, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि 4 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, ऐसे नहीं बता सकते कितने हाइड्रोजन है। फिर कैसे बताएंगे सर? हम लोग इसके कंसंट्रेशन को, हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को पीएच वैल्यू के बेस पे बताएंगे। ठीक है, किसका निकलता, क्यों नहीं निकलता, किसने बोला? वेट करें ना, बता रहा हूं, इसलिए तो यहां पे आया हूं मैं। बात नहीं करें, ध्यान से देखें। तो हमने क्या किया, पीएच जो वैल्यू है, पीएच वैल्यू निकाल ली हमने। अब पीएच वैल्यू जो निकाली, इसके बेस पे हमने बताया कि कितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, अभी ये बात की बात है कि कम पीएच वैल्यू में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कैसी होती है, या ज्यादा पीएच वैल्यू में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कैसी होती है, याद रखना। तो ध्यान रखेंगे, जो पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल फर्स्ट तो हमें यह बताती है कि सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, कम है या ज्यादा है। या दूसरा चीज हम इसी में कह सकते हैं कि H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कैसी है। पीएच स्केल है, 2 चीजें बताती है, एक तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन या H+ आयन की कंसंट्रेशन। H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन का मतलब होता है कैसा नेचर बताती है, ये एसिडिक नेचर बताएगी। कैसा नेचर बताएगी? एसिडिक नेचर। यहीं पर जब हम बात करते हैं कि यदि हमें बेसिक नेचर चेक करना हो, किसी सॉल्यूशन का बेसिक नेचर चेक करना हो, तो हम पीएच स्केल ये भी बताती, ध्यान से सुनते जाना, पीएच स्केल हमें यह भी बताएगी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी। और इस बात को किसी किसी बुक में हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं कि हाइड्रोनियम POH-, किसी बुक में ऐसा लिखते हैं, ध्यान से देखते जाएं। किसी बुक में जब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं पीएच स्केल के थ्रू, तो वहां पर हम लोग कभी कभी इसको POH- लिखते हैं। वैसे पीएच ही लिखते हैं, ध्यान रखेंगे, पीएच लिख सकते हैं, गलत नहीं है, पीएच बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं इसमें पीएच लिखने में। क्या गड़बड़ हो गया था, चले पीएच इसको लिख सकते हैं। पीएच आपकी हाइड्रोक्साइड आयन के लिए भी होती है, और पीएच स्केल आपकी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन के लिए भी होती है। हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है एसिडिक नेचर, और OH का मतलब, OH- का मतलब होता है बेसिक नेचर। तो दोनों के लिए निकालते हैं, पीएच स्केल एक के लिए नहीं। और क्या दिक्कत है इसमें, किसमें? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप, मैंने बोला हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, कई बुक में रेफरेंस बुक यदि यूज करेंगे तो मिल जाएगा। अदरवाइज आप हाइड्रोजन आयन भी लिखते हैं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। दिस नंबर इंडिकेट्स इफ अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, दोनों को इंडिकेट करता है। पीएच स्केल दोनों को इंडिकेट करती है कि आपका सॉल्यूशन कितना है, एसिडिक है, बेसिक है। एक्चुअली में नंबर के बेस पे डिफाइन कर रही ना। 7 से ज्यादा जैसे पीएच आएगा मतलब बेसिक नेचर। 7 से ज्यादा यदि पीएच वैल्यू आ रही तो नेचर कैसा, बेसिक, और 7 से कम आ रही तो एसिडिक। अब चाहे आप उसको पीएच लिखो चाहे POH लिखो, उससे मतलब थोड़ी, आपको तो उसके जो रेंज है उस रेंज से मतलब है।
कि यदि लेस देन 7 है तो एसिडिक नेचर, मोर देन ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक नेचर, और एग्जैक्टली 7 आ रही है तो उसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो ये पीएच वैल्यू आपकी उसकी बेस पे बताया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये स्केल में कहां से कहां तक नंबर होता है, 0 से 14। जिसका पीएच जितना कम होता है, ध्यान से सुनेंगे, एसिड के केस में, बेस के केस में नहीं, एसिड के केस की बात कर रहे हैं। एसिड के केस में जिस सॉल्यूशन का पीएच जितना कम आता, मतलब यदि 1 आ गया किसी का, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। फिर से सुनेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं। एसिड के केस में, एसिडिक सॉल्यूशन के केस में, जिस सॉल्यूशन का पीएच, जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू जितनी कम आती है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है वो एसिड कम स्ट्रॉन्ग होते जाता है, और जैसे जैसे 7 के क्लोज जाएगा, 3 के बाद जाएगा तो वीक एसिड हो जाता है। क्या हो जाता है, वीक एसिड। मतलब जिसकी पीएच वैल्यू 3 से ग्रेटर देन हो, आप उस एसिड को हमेशा वीक एसिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वीक एसिड। और 3 से कम हो या 2 से कम हो तो उसको कौन सा एसिड लिखेंगे आप, स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आ गई बात। अब ध्यान दें आगे, बेस के केस में उल्टा होता है। मैंने बोला जिस एसिड की पीएच वैल्यू, जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू जितनी कम, उसका नेचर उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है एसिडिक के केस में। लेकिन बेस के केस में उल्टा होता है। बेस के केस में वैल्यू जितनी कम होती है, बेस उतना वीक होता है, और बेस के केस में वैल्यू पीएच जितनी ज्यादा होती है वो बेस उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है। और न्यूट्रल का तो कोई तोड़ नहीं, केवल 7 और 7 से मतलब रखना है। जो आपके ब्लड, मतलब ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड होता है, उसका पीएच जो होता है 7.4 के समथिंग होता है। 7.38 भी लिखा रहता है किसी किसी बुक में, मतलब 7.4 के समथिंग होता है। बेसिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, बेसिक नेचर। टेस्ट में तो सॉल्टी लगता है अपने को, लेकिन रियल में उसका नेचर जो होता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर। कई बार लग जाता ना, कहीं पे कट जाता, तो हम लोग तो ऐसे अपने ब्लड को बाहर नहीं जाने देते, तो जब उसका टेस्ट जो आता है वो सॉल्टी टेस्ट आता है। तो सॉल्टी टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब आप ये नहीं कहेंगे उसका जो पीएच है या जो नेचर है न्यूट्रल है। न्यूट्रल थोड़ी, उसका पीएच वैल्यू निकाले तो 7.4 मिलती है। 7.4 किसको इंडिकेट करता है, बेसिक सॉल्यूशन। हाँ, लेकिन आपका वीक बेस है, स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक बेस के करीब होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे चले, आगे बढ़ रहे हैं अब इसके बाद। पीएच ऑफ सॉल्ट देख ले थोड़ा सा कुछ। पीएच ऑफ सॉल्ट, एसिड आपके स्ट्रांग भी, आपने एसिड पढ़े हैं स्ट्रांग, और बेस भी पढ़े हैं स्ट्रांग। देखते जाएं, जब आप स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस को मिलाएंगे, अब ध्यान से सुनना, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या समझा रहे थे हम आपको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मैंने बोला था कभी भी आप एसिड और बेस को मिक्स कर दो, तो एसिड और बेस को मिक्स करने की प्रोसेस ही होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल सा, एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं तो जो प्रोसेस हो रही, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। भले उससे बनने वाला जो सॉल्ट है उसका नेचर एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। जो सॉल्ट बन रहा है उसका नेचर एसिडिक हो, उसका नेचर बेसिक हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन एसिड और बेस को मिला के बना रहे हैं तो प्रोसेस का नाम क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन। समझ में आ रही बात। अब ध्यान से समझेंगे। यदि हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करते हैं, तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा सॉल्ट और दूसरा क्या बनेगा, वाटर। लेकिन यहां पर जो सॉल्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करने से, वो न्यूट्रल बनेगा। कैसा बनेगा, न्यूट्रल। दूसरा देखें, आपने यहां पर वीक एसिड ले लीजिए और दूसरा आप ले लीजिए वीक बेस। दोनों वीक है, दोनों कमजोर है, दोनों वीक है, मतलब दोनों कमजोर है। तो यहां पर सॉल्ट जो बनेगा फिर से कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। और वाटर, यहां पर कैसे थे, दोनों स्ट्रांग थे, है ना। स्ट्रांग का मतलब अच्छे मजबूत थे दोनों। तो ये देखो बेटा, पीछे बात नहीं करें, या तो दोनों स्ट्रांग होंगे, दोनों स्ट्रांग होंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, या दोनों वीक होंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि यहां पर जो एसिड है उसको स्ट्रांग ले लेते हैं और जो बेस है उसको हम लोग वीक ले लेते हैं। अब देखो, कमजोर कौन है यहां पर, बेस। स्ट्रांग कौन है, एसिड बेस को दबा देगा, मतलब जो सॉल्ट बनेगा तो सॉल्ट ही, अभी भी सॉल्ट ही बनेगा, लेकिन उसका जो नेचर आएगा वो कैसा हो जाएगा, आपका एसिडिक नेचर हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम लोग यहां पर वीक एसिड कर दें और बेस को स्ट्रांग बेस ले लें, तो यहां पर जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा आएगा, बेसिक। समझ में आ गई अभी बात। उसी टेबल को इस फॉर्मेट में लिखा है, एक बार देख ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और यदि एसिडिक सॉल्ट होगा तो पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी, बेसिक सॉल्ट होगा तो पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी, और न्यूट्रल सॉल्ट होगा तो इक्वल टू 7 होगी। देख लें एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, कुछ नहीं पूछते, क्या पूछते।
देखो पूछना मतलब टाइम खराब करना, जिसको पढ़ना खुद पढ़ लेगा, ज्यादा किसी के पीछे लगना नहीं, कोई मतलब नहीं, उसमें धक्का मत देना बेटा। चले आगे बढ़ते हैं। पीएच इन अवर डेली लाइफ, डेली लाइफ में भी पीएच इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ चीजों में देखेंगे। जैसे पीएच जो है हमारे डेली लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिलीज होता है, जो फूड को कैसा मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिडिक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टू मच एसिड, मतलब है जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। इसके थ्रू हमारे स्टमक में इरिटेशन, मतलब जलन सी होने लगती है, पेन होने लगता है। तो इससे रिलीफ पाने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या हम लोग बोल दें यहां पर क्या कह सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज करते हैं। ठीक है, जो क्या करती है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। क्या करती है? न्यूट्रलाइज। देखो एसिड रिलीज हो रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नेचर कैसा होता है? बेसिक। तो जैसे बेसिक मीडियम वाले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लेंगे, है ना। और गांव में तो कई लोग देखे होंगे कि कैल्शियम, मतलब जो चूना होता है, गांव के कई लोग चूना खा लेते हैं। चूना खाने का मतलब क्या है? पानी मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक। वो जाएगा स्टमक में और कैसा कर देगा? न्यूट्रल। ठीक है ना, न्यूट्रल करके सॉल्ट बनाएगा, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगी पर्सन्स को, जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है यूज करते हैं। चले बात नहीं करें, आगे देखें। इसी तरीके से पूरे नहीं पढ़ना, टूथ डिके का होता है बेटा, ध्यान से देखें, बात नहीं करो इधर। टूथ डिके में देखें, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच इन माउथ इज लोअर देन 5.5। जो हमारे माउथ का पीएच होता है वो 5.5 से ऊपर ही होता है। हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो 5.5 के ऊपर ही होता है, या इसके आसपास होता है कह सकते हैं। अच्छा इसके आसपास है तो कैसा मीडियम है? स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। जल नहीं रहा मुंह, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं बैठ के। कैसा होगा बेटा? 5.5 पीएच है तो कैसा एसिड होगा? है, हमने बोला था एसिडिक तो होगा। कैसा? स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक हमने बोला है। जिसको नहीं बन रहा है, जिसने नहीं सुना अभी भी बैठे हुए ऐसे बिल्कुल पता नहीं क्या कह सकते हैं, कुछ शब्द नहीं कहने के लिए। मैंने क्लियर बोला है। एसिड के केस में ध्यान से सुन ले इधर, एसिड के केस में, इन केस ऑफ एसिड, पीएच वैल्यू जितनी भी कम होगी, जितनी ज्यादा कम होगी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये कम थोड़ी है बेटा, लेस देन 7 मतलब 7 के पास में ही तो है ना। मतलब इसके थ्रू जो एसिड आएगा उसका नेचर कैसा होगा? वीक। कैसा होगा? वीक। जैसे जैसे पीएच वैल्यू एसिड के केस में बढ़ती है, मतलब एसिडिक नेचर जो होता है वो वीक होते जाता है, स्ट्रॉन्ग नहीं। स्ट्रॉन्ग तो तब होगा जब पीएच वैल्यू कितनी हो? 1 हो, पीएच वैल्यू कितनी हो? 1.5 हो, पीएच वैल्यू कितनी हो? 2 हो, तो स्ट्रॉन्ग होगा। और 2 के बाद जैसे 3 से आगे बढ़ेगा तो उसका जो नेचर होगा वीक होता जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें 5.5 से कम हुआ, 5.5 से कम जैसे माउथ का पीएच होता है, इसका मतलब ज्यादा एसिडिक होने लगा। और ज्यादा एसिडिक होगा तो दांत जो है पीले पड़ने लगते हैं, है ना। जो लोग डेली टूथपेस्ट नहीं करते हैं, टूथपेस्ट का नेचर जो होता है वो बेसिक होता है, वो न्यूट्रल करके साफ करते रहता है हमेशा। और यदि आप नहीं करते हैं, जो टूथपेस्ट नहीं करते प्रॉपर, ऐसे सुबह से उठे चाय रोटी खाए और खत्म किया, तो उनके दांत पीले पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि ये टूथ डिके होने लग जाता है उनके उस माउथ में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। इसी तरीके से ध्यान रखें बेटा, जब बी स्टिंग्स, पीछे बात नहीं करें, जब बी स्टिंग्स मतलब जब बी बाइट करती है तो उसकी स्टिंग्स हमारे स्किन के अंदर चली जाती, तो उसके स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। तो एक्चुअली में कई लोग, जैसा जितने लोग बैठे हैं मैक्सिमम 100% लोग, सभी लोगों को पता है, सभी लोगों को पता है कि जब बी जो है बाइट करती है, या आप गांव की लैंग्वेज में बर्रैया बोलते हैं, जो येलो कलर की होती है, वो बाइट करती है, तो हम लोग वहां पर, पीछे बात नहीं करो बेटा, वहां पर तुरंत लोहे को लेकर के लोहा रगड़ने लगते हैं। वहां पर तुरंत क्या रगड़ते हैं? लोहा। अब ध्यान से सुने, मेरी बात सुनना यहां पर बेटा, बात नहीं करे, मैं बार बार बोल रहा हूं। गोपाल खड़े हो जाओ, खड़े हो, मना भी कर रहा हूं ना बार बार, सुनोगे तब ना। दायरे बन के बैठे हो, पीछे बात करना, बस सुनना है नहीं जी। क्यों लगाते हैं? क्यों आयरन को वहां पे स्किन पे क्रश करते हैं? क्यों घिसते हैं आयरन को? बैठ जा,
बता रहे फिर भी नहीं सुनना है। देखो जैसे इसने बाइट किया है, इसकी स्टिंग गई तो फॉर्मिक एसिड अंदर चला गया स्किन के। अब अभी आपने पढ़ा है, आज की क्लास में मैंने बताया है, जो मेटल्स होते हैं ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक। अब देखो लोहा बाहर पड़ा है या आयरन की कोई रॉड भी पड़ी है, तो आयरन की कोई रॉड पड़ी मतलब उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर ऑटोमेटिक पहले से बनी हुई है। फिर से सुनना, घर में यदि आपके आयरन के गेट लगे, लोहे के दरवाजे लगे, मतलब ऑक्सीजन की लेयर, ऑक्सीजन मिक्स करके मतलब आयरन ऑक्साइड की लेयर बनाया हुआ पहले से। अब आप सीधे उठा के जैसे बाइट करती है, गांव के लोगों को पता नहीं, केमिस्ट्री नहीं पता गांव के लोगों को, लेकिन उनको पता है कि आयरन लोहे को लेकर के और घिस देना है। तो लोहे को लेकर के जैसे घिसे तो लोहे के ऊपर जो आयरन ऑक्साइड की लेयर थी, मतलब मेटल ऑक्साइड की लेयर थी, जिसका नेचर बेसिक था, वो बेसिक जाकर के वहां पर एसिडिक को क्या कर देगा? न्यूट्रल। और जो वहां पे जलन हो रही थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम। 100% तो नहीं होगी बट थोड़ी सी कैसी हो जाएगी? कम है। ज्यादा भी नहीं घिसना कि स्किन ही बाहर आ जाए। और हमेशा कोशिश करें यदि आयरन को आप लगा रहे हैं तो ऐसे आयरन को लगाएं जो थोड़ा सा रस्ट वाला हो। रस्ट वाले के ऊपर अच्छी मेटेलिक ऑक्साइड की लेयर रहती, जो पॉलिश वाली होती है इनको नहीं। अब ये पॉलिश है तो इसके ऊपर कम मिलेगी मेटेलिक ऑक्साइड की लेयर, रस्ट वाले में अच्छी रहती है, उसको लगाएं। और नहीं होता, दिक्कत हो रही है, तो आप सभी को मालूम है जो डिटर्जेंट होता है, सोप सॉल्यूशन होते हैं, सोप का नेचर कैसा होता है? बेसिक। उसको भी तो लगा सकते हो आप, ठीक है, आप लगा सकते हैं उसको भी। नाउ वी आर कमिंग प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। नाउ वी आर कमिंग प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सॉल्ट की कैटेगरी आ गई। मैंने एक दिन क्वेश्चन भी पूछा था, यहां पर क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि जो क्लोर एल्कली प्रोसेस होती है किसको बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस, है ना। ध्यान से देखते जाएं, इसको पढ़ना नहीं है, पढ़ने वाले काम आप लोगों का है। सबसे पहले जब भी कभी भी आपसे पूछा जाएगा क्लोर एल्कली प्रोसेस, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, चाहे सीबीएसई हो चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो चाहे एमपी बोर्ड हो, ऐसा नहीं आएगा राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे बोला जाएगा सीधा सीधा व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है? ध्यान से देखें, जब हम लोग सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, ठीक है। अच्छा ये वाली रिएक्शन कुछ गड़बड़ लग रही है, Cl2 भी आना चाहिए। अच्छा इससे आएगा, ठीक है, ध्यान दें। जब हम सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की। तो जब इसकी प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो एक तो देखो 2 सोडियम आपके पास है और वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 मॉलिक्यूल्स है। वाटर को क्या हम लोग HOH लिख सकते हैं? वाटर को HOH लिख सकते हैं, वही तो लिखा है H2O। दोनों H को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? H2O। तो देखें अपने पास 2HOH है, तो ध्यान से देखें 2OH, OH कितने हैं अपने पास? 2, और सोडियम कितने? 2, तो मतलब 2NaOH यहां पर बनेगा। और दूसरा देखें Cl कितने निकल रहे हैं अपने पास? Cl भी कितने हैं अपने पास? 2, तो हम लोग यहां पर Cl2 भी लिख दिए, और Cl2 लिखने के बाद अभी हाइड्रोजन बचे हैं तो H2 भी हमने लिख दिया। ध्यान से समझना क्या करना। इस प्रोसेस में क्लोरीन बन रहा है तो क्लोरीन से इसका नाम आ गया क्लोर, और एक बेस बन रहा है आपका NaOH, तो इसके बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कलीज। कौन से बेस को बोलते हैं एल्कलीज? वाटर सोलेबल जो होते हैं, वाटर सोलेबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। जो भी आपके बेसिस वाटर सोलेबल होते हैं उनको एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है ना। और जो वाटर में सोलेबल नहीं होते उनको केवल और केवल हम बेस बोलते हैं। ऑल बेसिस ऑफ एल्कलीज बट ऑल एल्कलीज आर नॉट अ बेस। ऐसे ही उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया, है ना। ध्यान से सुनेंगे, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। इसका याद रखेंगे, सीबीएसई वाले असर्शन रीजन में आ सकता है। जितने भी एल्कलीज होंगे सबके सब बेस है, लेकिन सारे बेस एल्कलीज हो ऐसा कंपलसरी नहीं, ठीक है, याद रखेंगे इस स्टेटमेंट को। क्लोर एल्कली क्यों बोला? क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन भी बन रही है और एल्कलीज मतलब बेस भी बन रहा है, और इसी के बेस पे इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस का यूज किस लिए करते हैं हम लोग? क्या फॉर्म करने के लिए करते हैं? क्या फॉर्म करने के लिए करते हैं इस प्रोसेस का यूज?
देखो बैठे हैं, कुछ बन ही नहीं रहा है, ध्यान ही नहीं है। क्या है, खड़े हो रहे निखिल, क्या दिक्कत है इसमें? जब बोल रहे हैं किस चीज को फॉर्म करने के लिए यूज करेंगे, इसको किस लिए यूज करते हैं? देखो कोई दिक्कत भी नहीं है, कुछ बन भी नहीं रहा, बैठ जा। मतलब मेरा टाइम खराब कर रहे हैं तो फिर टाइम पास इंटरटेन करना, तो मैं क्यों पढ़ाऊं? मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं 11th वालों को पढ़ा दूं। ज्यादा होशियार बन के बैठे, केमिस्ट्री पढ़ के बन कुछ रहा नहीं है। ऐसे पढ़ाई की जाती है क्या? फिर कहते हैं हम टॉप नहीं कर पाए, ये नंबर कट गए, वो नंबर कट गए। क्लोरल प्रोसेस नहीं बन रही, जबकि पहले एक्सप्लेन किया है कि क्या बन रहा है बेटा यहां पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हेडिंग भी बताई थी कि प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करना, उसको प्रिपेयर करने के लिए मेथड है क्लोरल प्रोसेस। ठीक है ना? क्लोरल जो प्रोसेस है, इसके थ्रू हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? जब हम सोडियम क्लोराइड को H2O के साथ इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन गैस बनती है। क्लोरीन बनती है तो इसका नाम हो गया क्लोर, और साथ में एल्कली बनता है तो एल्कलीज, तो इसका नाम हो गया क्लोर एल्कली प्रोसेस। Because in this reaction chlorine and alkalis both are formed, therefore this reaction is called the chlor-alkali process। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्लोर-एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्लोर का मतलब क्लोरीन बन रही है, एल्कलीज का मतलब बेस बन रहा है। कौन सा बेस बन रहा है? वाटर सोल्युबल बेस, इसलिए बोलते हैं क्लोर-एल्कलीज प्रोसेस। समझ में आ रही बात? कहां यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का? यूज कहां पर होता है? जितनी भी इंडस्ट्री वगैरह होती है सब जगह यूज कर सकते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में इसका यूज करते हैं। ठीक है ना? तो मेन हेडिंग मैंने पहले बताया हुआ था कि प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। शर्म करना चाहिए कि पूरा साल भर पढ़ने के बाद भी चीजें नहीं बन रही है। कोई पढ़ा भी रहा तो बात करने बैठे हैं यहां। रिकॉर्डेड लेक्चर है, लाइव चल रहा है। कल भी बोला था, अच्छा लगता है डांट खाना, शांत बैठ के तो सुनना नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। शांत सुनना चाहिए। नहीं बन रहा तो पूछना चाहिए, तुरंत पूछना चाहिए सर ये नहीं बन रहा, ये समझ में नहीं आया। बन रहा तो ठीक है, नहीं बन रहा तो ठीक है, टाइम काटना है बस, और टाइम हुआ तो घर जाना है। आगे देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन हमने की थी अभी कौन सी प्रोसेस के थ्रू? क्लोर-एल्कली प्रोसेस के थ्रू। क्यों कह रहे थे क्लोर-एल्कली प्रोसेस? उसको क्लोरीन बन रही थी और क्लोरीन के साथ एल्कलीज बन रहा था, तो इसलिए उसका नाम बोल दिया था क्लोर-एल्कली प्रोसेस। एल्कलीज क्या होते हैं? वाटर सोल्युबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कलीज। बन जाएगा। तो ध्यान से देखें, उसी के अब यूजेस आ गए। क्या क्या यूजेस है जो NaOH बनाया है? NaOH जो आपने बनाया है उसके क्या क्या यूज है, ध्यान दें। NaOH जो बनता है तो बता दिए, 2-3 यूज कॉमन, आपको इसके बेस पे नहीं आना है। सोप एंड डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में करते हैं, और केमिकल इंडस्ट्री में जितनी प्रोसेस होती है सभी में करते हैं। ये तो सभी ने पढ़ा होगा कि ये भी नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा है सभी ने। अब ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन, ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करना है, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? इसके लिए जो मेथड है, ब्लीचिंग पाउडर लिखना चाहिए, पावर लिखा है यहां पे। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम होता है, ध्यान रखेंगे। कई बार आपसे कॉमन नेम केमिकल नेम दोनों पूछे जाते हैं, और केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जाता है। कॉमन नेम, केमिकल नेम और इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, तो तीनों चीजें याद रखेंगे। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले जैसे आते हैं कॉमन नेम, तो कॉमन नेम होता है इसका ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। इसके केमिकल नेम की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दो चीजें क्लियर हो गई। थर्ड आते हैं, फॉर्मूला बनना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या फॉर्मूला होता है? CaOCl2। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लैग्ड लाइम को लेंगे। स्लैग्ड लाइम का क्या फॉर्मूला होता है? CaOH का ट्वाइस। अब हम स्लैग्ड लाइम को लेकर के इसमें क्लोरीन गैस पास करते हैं। स्लैग्ड लाइम को लेकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम कास्टिक सोडा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दे बेटा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्लोरीन गैस पास करते हैं, और जैसे क्लोरीन गैस को पास करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो इसका एक ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है इसके पास? 2। एक ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा तो CaO
और Cl2 दोनों जुड़ जाएंगे। अब ध्यान से देखें, इसके पास क्या बचेगा आपका H2O। कितने ऑक्सीजन थे? दो में से एक यहां पर ले लिया तो एक ऑक्सीजन बचा और हाइड्रोजन दोनों के दोनों बचे तो H2O निकल गया। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है ब्लीचिंग पाउडर का, किसका है? ब्लीचिंग पाउडर का। और टेम्परेचर कितना रखना हमें? 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 373 केल्विन, सही है ना? 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 373 केल्विन। तो इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर को बना सकते हैं। यूज क्या है, नाम से क्लियर हो रहा कि ब्लीच करने में इसका यूज करते हैं। देख लें और भी, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एनसीईआरटी का पॉइंट लिखा हुआ है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, जहां कपड़े वगैरह बनते हैं, कॉटन की जो भी थ्रेड वगैरह बनते हैं, वहां पर कलर करने के लिए इसका यूज करते हैं। ब्लीचिंग वुड पंप इन द पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। जो मल्टी कलर के पेपर्स आते हैं ना, उनको हम लोग ब्लीचिंग इसी के थ्रू, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के थ्रू ब्लीच करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं। फिर ब्लीचिंग वेस्ट क्लॉथ्स इन, जो भी होते हैं, मतलब ब्लीच करने के लिए आप लोग देते हैं ना, ब्लीच करने के लिए कपड़े वगैरह, ब्लेजर वगैरह, तो वहां पर यूज करते हैं। और आगे देखें, पीछे वंस खड़े हो जाना, खड़े हो जाओ। बोल सकते नहीं कि कुछ नहीं कर रहे थे, हमने बोला ही नहीं कुछ करना। खड़े हो जाओ जल्दी से जी। यहां पर आ जाए, लाइव क्लास चल रही, बड़ी घर वालों को भी दिखाएं अच्छे से कि कैसे क्लोर एल्कली प्रोसेस में NaOH को बनाते हैं। आ जाए, वहां से बना दूं, मैं फ्रंट कैमरा कर दे रहा हूं जी। बताएं, वहीं से बताएं, चलें, चिल्ला के बताएं, मुझे सुनाई देना चाहिए। नहीं बता सकते ना? बैग उठाओ, निकल लो, यहां से निकल लो तुरंत, चुपचाप। पढ़ने के लिए है क्लास, नहीं तो आया मत करो, मैंने पहले भी बोल दिया। अरे जितना पढ़ा मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आपको सब बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, बट फिर भी क्लास अटेंड करिए, देखिए, सुनिए, समझिए। बात नहीं करना है, और यदि नहीं करना है, बात कर रहे हो तो फिर जब मैं खड़े करके आंसर पूछूं तो दम होनी चाहिए कि आंसर दो। समझ गए ना? इतनी दम होनी चाहिए आपके में कि आप आंसर दे पाओ, आपको कोई बोल ना पाए टीचर कुछ क्लास के अंदर। वो भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं। बैठ जाओ, या तो बात नहीं करो, और बात करो तो इतनी दम रखो अपने अंदर कि आंसर दे पाओ, फिर आप डिफेंस कर पाओ, अपने आप को बचा पाओ। जैसे कुछ लोग बैठे हैं, भले कुछ नहीं बन रहा, लेकिन बात भी नहीं करना है, काय को फालतू में फंसे। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब यदि किसी को ऑक्सीजन चाहिए हो और मतलब ऑक्सीडाइज कराना हो किसी को, तो ब्लीचिंग पाउडर को यूज कर सकते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट आ रहा है आपका डिसइंफेक्टेंट, मतलब यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में कई सारे जो माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करने के लिए भी यूज करते थे पहले। अभी क्लोरीन गैस डायरेक्ट पास कर देते हैं, लेकिन फिर भी जैसे हम इसकी बात करते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह में अभी भी इसको डालते हैं, है ना? जैसे जहां पानी की कमी रहती है, अपने यहां तो पानी की, जहां पे ज्यादा पानी है तो बार बार खाली कर देते हैं हर हफ्ते में। जहां पानी की कमी होती है हर हफ्ते खाली नहीं करते स्विमिंग पूल, महीनों तक पानी चलाते हैं, बस किसकी उसमें से, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की हेल्प से। ध्यान रखना, कॉमन नेम पूछ सकता है या फॉर्मूला पूछ सकता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। नेक्स्ट आता है आपके पास बेकिंग सोडा प्रिपरेशन। दो होते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, एक बेकिंग सोडा, एक बेकिंग पाउडर। एक बेकिंग सोडा होता है और एक कौन सा होता है, बेकिंग पाउडर होता है। ध्यान से देखेंगे, ठीक है? पहले अभी हम बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा की। किसकी बात कर रहे हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है, केमिकल नेम याद रखें, ये कॉमन नेम है, दिस इज कॉमन नेम, है ना? केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला भी सभी को बन जाएगा, NaHCO3। प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे, सोडियम क्लोराइड लेना पड़ेगा, वाटर लेना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा और अमोनिया लेना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें इसमें लेनी पड़ रही, अमोनिया भी लेना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और NaCl। इन सबको जब लेंगे तो एक तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, यहां से NH2 और एक Cl, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और आपके पास बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। और भी कुछ निकलेगा तो निकाल देना, नहीं जरूरत नहीं, जो मेन प्रोडक्ट है उनको लिखिए। जरूरी नहीं होता कि जो बाई प्रोडक्ट है उनको भी लिखा जाए, है ना? जरूरी नहीं होता कि जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उनको भी लिखा जाए, ठीक है? ध्यान रखेंगे। पुष्पेंद्र अपने पीछे वाले को खड़े करना। हाँ जी,
इस चैप्टर में अभी तक क्या समझ में आया है? इस पूरे चैप्टर में जितना आज एक्सप्लेन किया है अभी तक क्या समझ में आया है? बेटा आप लोग नहीं बात करें, सुनाई दी थोड़ा सा, क्या समझ में आया उसको? एसिड बेस सॉल्ट समझ में आया, बस मतलब एसिड ACID एसिड हो गया, BASE बेस हो गया, यही। लिटमस पेपर समझ में आया? लिटमस पेपर का सोर्स क्या होता? कोई बोलेगा नहीं? व्हाट इज द सोर्स ऑफ लिटमस पेपर? पहली बात तो मैंने लिटमस पेपर पढ़ाया नहीं, लिटमस सॉल्यूशन डिस्कस किया आज। नहीं, लिटमस सॉल्यूशन का सोर्स क्या है? कोई बताए ना बेटा। मुर्गा बनाऊंगे ये बुला के? क्यों? बैठ जाओ, मैं अपना टाइम खराब नहीं करना है। 100 बार तो समझा दिया, इसके बाद भी नहीं सुधरना है, बात ही करना है। उसको पूरे चैप्टर में 3 चीजें समझ में आई है। ACID एसिड लिख देना है, और BASE बेस लिख देना है, और SALT सॉल्ट लिख देना है। बस 4 चीजें ठीक है, बहुत है, इतने में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कौन से बोर्ड में हो? कौन से बोर्ड में है? CBSE। कौन से स्कूल में पढ़ता? DIA में पढ़ता। हाँ तो उद्धार हो जाएगा, 20 नंबर इंटरनल मिल जाएंगे, हो जाएगा उद्धार। 13 नंबर लाना है CBSE वालों को। CBSE सरल है बेटा MP बोर्ड से। MP बोर्ड में यदि कितने MP बोर्ड में कितने नंबर का पेपर होता है? 75 में आपको 25 लाना पड़ेगा थ्योरी में सेपरेट, तो ही पास होगे। CBSE में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। CBSE में टोटल पेपर 100 का होता है, 20 इंटरनल होते तो 20 स्कूल वाले दे दिए, और 80 में आपको 13 नंबर लाना, आप पास। लेकिन आपको 75 में अलग से लाना 25 MP बोर्ड वालों को, ठीक है। CBSE बहुत सरल है, MP बोर्ड ज्यादा टफ हो गया। अरे कुछ क्वेश्चन का लेवल नहीं, क्या बता रहा है, सब यही है, कुछ नहीं। चले आगे देखें बेटा। अभी अब इसके पहले हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा? बेकिंग सोडा। सोडा। अब पढ़ेंगे बेकिंग पाउडर की बात करेंगे, या जो भी होगा। अच्छा बेकिंग नहीं, अब बेकिंग सोडा की एक प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आती है पेपर में। सभी को डिस्कस नहीं करना, सभी से बात नहीं, मतलब नहीं। इसकी एक प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड। जब हम बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3 को हीट करेंगे तब क्या होगा? तो जब NaHCO3 को, ध्यान से देखना, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा जब आप हीट करेंगे। तो जब आप हीट कर रहे हैं तो हीट करते समय 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, और जब 2 मॉलिक्यूल्स इसको लेकर के हीट करेंगे तो यहां पर फॉर्म होगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात और ध्यान से सुनना, जो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, यहां पर जो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, इसी का यूज करके हम लोग वॉशिंग सोडा बनाएंगे। फिर इसी का यूज करके क्या बनाएंगे? वॉशिंग सोडा। तो ऐसे याद रखा करो, एक मेथड पढ़ ली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फॉर्म करने की। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा तो इसको हीट करेंगे, तो इसको हीट करने से सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब सोडियम कार्बोनेट की हेल्प से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बना सकते हैं? वॉशिंग सोडा। पानी मिलाना है, 10 वाटर मॉलिक्यूल मिला देंगे, वॉशिंग सोडा बन जाएगा, ये वॉशिंग पाउडर बन जाएगा। आपको 10 वाटर मॉलिक्यूल्स मिला देंगे तो किस में मिला देंगे? सोडियम कार्बोनेट में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इट इज अ मिल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट। मतलब ये जो सॉल्ट होता है बेसिक तो होता है, नॉन कोरेसिव का मतलब ये होता है इतना ज्यादा बेसिक नहीं होता कि कोई नुकसान पहुंचा सके। सुनना, मैं बता रहा हूं। अभी इनो पीते हैं सभी लोग, ठीक है। यदि एसिडिटी हो रही तो इनो आप लोग पीते हैं। इनो पी रहे हैं, इसका मतलब NaHCO3 पी रहे हैं। इनो पीना मतलब NaHCO3 पीना। इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक। और बेसिक होने की वजह से जो एसिडिटी होती है स्टमक में, उसको क्या करते हैं? न्यूट्रल कर देता है। समझ में आ गई अब बात, क्यों इनो पीते हैं? ठीक है, तो इसलिए लिखा है नॉन कोरेसिव। फ्लेवर कोई सा भी रहे, कोई सा भी फ्लेवर रहेगा, लेकिन बेसिक कंटेंट इनो का यही होता है। बेटा ध्यान से सुनने एक बात और,
जो इनो में आपके डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर आते हैं ना, फ्लेवर से मतलब नहीं है, जो मेन कंटेंट होता है उसका, वो मेन कंटेंट आपका यही होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, मेन कंटेंट आपका यही होता है। आगे देखते हैं, वॉशिंग सोडा आता है नेक्स्ट। वॉशिंग सोडा का जो टेस्ट बता दिया यहां पर, वो बिटर बता दिया, जो Na2CO3 है इसी को बता दिया, इसका जो टेस्ट होता है बिटर होता है। यूज क्या है आप लोग देख लें थोड़ा सा, क्या यूजेस है इसके, पीछे बात नहीं करें, बात नहीं करें, मैं बोल रहा हूं बात नहीं करना, बार बार बात कर रहे हो तुम लोग। यूज वगैरह आप लोग खुद पढ़ लेंगे अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक मेन यूज है आपके बेकिंग सोडा का, जो बेकिंग सोडा पढ़ रहे थे उसका मेन यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। क्या बनाने में? बेकिंग पाउडर। अच्छा, बेकिंग पाउडर कैसे बना देते हैं? उसमें एसिड मिला दो। सुन लो ध्यान से, पहले मैं अभी सब बताऊंगा कौन सा एसिड मिला दो, पहले बात सुनते जाएं। जो आपके पास बेकिंग सोडा था, बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला लिख रहे थे बेटा हम लोग? NaHCO3। ये बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला लिख रहे थे। ये जो बेकिंग सोडा का हम लोग फॉर्मूला लिख रहे थे, इसमें यदि हम लोग एसिड मिला देते हैं, ध्यान से देखें, बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला लिखा था NaHCO3, यदि इसमें H+ मिला दे, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड में भी टार्ट्रिक एसिड मिलाते हैं। कौन सा मिलाते हैं? टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड को इसमें जब मिक्स कर दे तो ये जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड H2O और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाता। तो ध्यान से देखें, जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? बेकिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर। कुछ नहीं है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में एक डिफरेंस है कि जो वो बेकिंग सोडा होता है उसमें एसिड नहीं मिलाते, लेकिन जो बेकिंग पाउडर जो आपका ये है ना, इसका नेचर कैसा था? अभी बेसिक। कैसा था? बेसिक। लेकिन इसमें हमने क्या मिला दिया? एसिड। तो ये क्या बन गया? बेकिंग पाउडर बन गया। क्या बन गया? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बना दिया। इससे कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मेक्स द केक फ्लफी सॉफ्ट एंड स्पंजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब इसको हीट करते हैं, इनो को जब केक वगैरह में डालते हैं, सुने यहां पर, इनो को जब हम केक में डालते हैं, इनो को ही डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेकिंग पाउडर डाल दो या इनो, जैसे आप लोगों के घर में भी ढोकले वगैरह बनते होंगे तो इनो डालते हैं कई लोग, हम लोग खुद डालते हैं, इनो ही डाल देते हैं। इडली बनती है तो इनो डाल देते हैं। तो इनो जो डाल रहे हैं, उस इनो में जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बोनेट है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो अपनी स्पेस छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? जब स्पेस छोड़ के जाएगी तो कैसा हो गया आपका? वो फ्लफी स्पंजी हो गया। समझ में आ रही बात? ये होता है उसमें, हीट करोगे तो गैस तो निकलेगी, है ना। वॉशिंग सोडा आ रहा है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला मैंने पहले बताया, वॉशिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। टाइम कितना हो गया रे? 10 बजे। बस थोड़ा सा और देख ले, बाकी आप घर में पढ़ेंगे तो ये चैप्टर हो जाएगा। इसके अलावा जो हम अब नेक्स्ट क्लास में जब बात करेंगे तो थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल की बात करेंगे, ठीक है। चले आगे देखें, पहले बता दिया, सबसे पहले वॉशिंग सोडा आता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको बताना, ठीक है। चले बता दे, कौन बताएगा? लास्ट वाली बेंच से बताना, चार है, चारों में डिसाइड कर ले किसको बताना है। ठीक है, वंश भी बोल रहा है साथ में, अब अलग से भले ना बोले। बेटा इसका फॉर्मूला बताना है, उसको बताने दो। केमिकल नेम बताना है, जो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताया। आप लोग बाकी लोग तो बात बंद करें पहले, वो फॉर्मूला है, उसका केमिकल नेम बताना। सोडियम बाइकार्बोनेट। नहीं, वो तो NaHCO3 होता है। समझाओ भाई उसको, एक लगा के अच्छा खींच के। चले ध्यान से देखें यहां पर बेटा, वॉशिंग सोडा पे जैसे आते हैं तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि जो वॉशिंग सोडा है इसका कॉमन नेम है। कौन सा नेम है? कॉमन नेम बन जाएगा। वॉशिंग सोडा कॉमन नेम है। केमिकल नेम की बात करते हैं तो केमिकल नेम जो होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड। सुन ले अच्छे से, 10 जो लिखा है 10 को हम लोग बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं? डेका। और H2O को बोलते हैं हाइड्रेट। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। तो इसका केमिकल नेम देंगे सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड।
ये आपका केमिकल नेम पूरा लिखना है, केवल सोडियम कार्बोनेट नहीं लिखना है। सोडियम कार्बोनेट लिख दोगे तो वॉशिंग सोडा नहीं कहलाएगा। वॉशिंग सोडा तब कहलाएगा जब आप डेका हाइड्रेटेड लिखेंगे, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, सेकेंड ऑप्शन आप ऐसा लिख सकते हैं, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट में आपने हाइड्रेटेड लगा दिया, इसका मतलब मुझे पता होगा कि कितने वाटर होंगे, 10। कितने वाटर होंगे, 10। तो इस तरीके से बता सकते हैं। बनाते कैसे हैं, NaHCO3 को लिया और इसको हीट किया। जब हीट किया था पहले तो क्या बना था आपके पास, Na2CO3। प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना अभी इसके पहले। Na2CO3 जो बना है, इस Na2CO3 में क्या मिला दो आप, पानी। 10 वाटर को मॉलिक्यूल मिला दिया तो क्या बन जाएगा आपके पास, Na2CO3.10H2O। और ध्यान से देखेंगे, 10H2O इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं। आप मार्केट से निरमा खरीदने जाओगे ना तो उसमें पानी दिखेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर पानी है, उसके अंदर वाटर है, लेकिन किसके फॉर्म में है, ध्यान से देखें, किसके फॉर्म में, क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं पर उसमें प्रेजेंट रहते। ठीक है। अब इसके बाद मुझे लगा 2 सॉल्ट और बचे हैं। एक तो बचा प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरा बचा जिप्सम। एक बचा प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरा जिप्सम। यूज वगैरह अपने मन से लिख सकते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये दिया हुआ उसी में बताया, कॉपर सल्फेट के लिए। ध्यान से देखें बेटा, जैसे मैं आपसे बोलूं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10। कॉपर सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में कितने मॉलिक्यूल्स, 5। CuSO4.5H2O। मतलब जो कॉपर सल्फेट लैब में मिलता है, कॉपर सल्फेट का पाउडर जो लैब में मिलता है, यदि उसको टेस्ट ट्यूब में लेके हीट करें तो जब टेस्ट ट्यूब में लेके हीट करेंगे तो टेस्ट ट्यूब के माउथ के चारों तरफ वाटर की ड्रॉपलेट आ जाती, करके देखा हुआ है, क्योंकि उसमें वाटर किसके फॉर्म में प्रेजेंट था, क्रिस्टल के फॉर्म में। तभी तो बोल रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कॉपर सल्फेट जो लैब में रहता है उसमें वाटर पहले से प्रेजेंट रहता है। हाँ, एनहाइड्रस न लिखा हो, यदि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है तो फिर नहीं होगा उसमें वाटर। एनहाइड्रस मतलब वाटर की ड्रॉपलेट्स, मतलब क्रिस्टलाइजेशन नहीं है उसमें, वाटर का अमाउंट नहीं है, फिर केवल प्योर CuSO4 रखा है। एनहाइड्रस, हाइड्रस का मतलब होता वाटर, एन लग गया मतलब वाटर नहीं, और हाइड्रस का मतलब वाटर है। ठीक है। जब उसको टेस्ट ट्यूब में लेके हीट करो तो टेस्ट ट्यूब के माउथ में चारों तरफ वाटर की ड्रॉपलेट आ जाती। ये वाली एक्टिविटी भी कराते हैं हम लोग। और जब आप लोग कल बात की थी ना कि व्हाट हैपेंस व्हेन FeSO4 इज हीटेड, तो FeSO4 के साथ होते हैं 7H2O। कितने होते हैं, 7H2O। तो जब हीट करते हैं तो पहले वाटर की ड्रॉपलेट आती है चारों तरफ, वो दिखने को मिल जाती है सारी चीजें, और एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो मिल भी जाएगा ऑब्जर्वेशन। अब देखो, जब आप इसको हीट करोगे तो बेटा इसको जब हीट करेंगे तो इसमें वाटर प्रेजेंट है, तो गर्म करने में पानी तो वेपर्स के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, तो H2O निकल जाएगा। तो जो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा था, ब्लू। कैसा था, ब्लू। लेकिन पानी की वजह से उसका कलर था ब्लू, और जैसे पानी आपने निकाल दिया तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का हो गया और पानी फिर से मिलाएं तो इसका कलर ब्लू हो जाए? होता है भाई। एक्चुअली में क्या है, जो कलर होता है वो आयंस का होता है। कलर किसका होता है, आयंस का। जब कॉपर सल्फेट के साथ पानी था मतलब उसके आयंस रहे होंगे, तो आयंस की वजह से कौन सा कलर दे रहा था, ब्लू कलर। लेकिन जब हमने कॉपर सल्फेट को हीट कर दिया तो वाटर की ड्रॉपलेट्स पूरी बाहर निकल गई। जब वाटर की ड्रॉपलेट्स बाहर निकल गई तो उसका कलर कैसा हो गया, कलरलेस, मतलब व्हाइट हो गया। व्हाइट कोई कलर नहीं माना जाता साइंस में, व्हाइट को कलरलेस माना जाता, ध्यान रखेंगे। कलरलेस बोलते हैं, व्हाइट और कलरलेस एक ही चीज है। तो व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है, लेकिन फिर से वाटर ऐड कर दोगे तो इसका कलर फिर से कैसा हो जाएगा, ब्लू। देखे करके भी बताया है, व्हाइट पाउडर में पानी फिर से मिलाया तो फिर से इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू। पानी में कलर ऐड किसमें, पानी में कलर ऐड करके मिलाया, तो वो तो नाम ही है फिर, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें घोला उसी के जैसा। वो तो जो कलर डालोगे फिर चेंज हो जाएगा। पानी का कोई कलर नहीं है, उसको तो जिसके साथ घोल दो उसके जैसा कलर आ जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस रिवाइज कर लें एक बार। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस बात नहीं करें, मात्र 5 मिनट लगना, 5 मिनट की और क्लास है, बस 5 मिनट बचा है। हाँ, तो उतनी की क्लास है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देन आफ्टर जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो, कॉमन नेम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉर्मूला होता है CuSO4 ½ H2O।
कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, हेमी इसलिए क्योंकि हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, हाफ है इसलिए हेमी हाइड्रेटेड। ठीक है, अब क्या होता है जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर हीट करते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ये हेमी हाइड्रेटेड नहीं होता, ये पूरी तरह से हाइड्रेटेड है, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो जिप्सम को जब हीट करेंगे 373 केल्विन पर तो कॉपर सल्फेट सॉरी CaSO4 और हाफ H2O बन जाएगा, और इसमें से कितने वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएंगे? 1.5, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ठीक है, 3/2 भी लिख सकते हैं उसको। भाई इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/12 को कितना आएगा? ये 3/2 नहीं आएगा, तो 3/2 H2O भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अब इसी का अपोजिट कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा? जिप्सम। अभी जिप्सम से क्या बनाया? प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को इस साइड लिख दो हाफ वाटर मॉलिक्यूल को, तो जिप्सम बन जाएगा। इनके यूज वगैरह जानते हैं कि जो भी बिल्डिंग्स बन रही हैं वहां पर सीलिंग्स को डेकोरेट करने के लिए यूज करते हैं, टॉयज बनाने, मूर्तियां बनाने, दुनिया भर की जितनी भी चीजें सब कुछ आप लिख सकते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, और सर ने बोला था सर को बुला के ले आना दो। जिप्सम का कॉमन नेम जिप्सम ही है, कॉमन नेम। केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड, ऐसा लिख देंगे। वाटर है तो हाइड्रेटेड। एक्टिविटी और दी है तो कराने की अभी जरूरत नहीं है, यदि इतना पढ़ लिए तो बन जाएंगी एक्टिविटी। ठीक है, पढ़ो बेटा, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। यहाँ